जय हिंद दोस्तों, मैं आर राज स्वागत करता हूं हैप्पी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हमें एनसीईआरटी कक्षा 10 के अध्याय नंबर 3 का प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व किया था। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, समस्या यहाँ पर दी गई है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, मतलब हमें इस समस्या से दो रैखिक समीकरण बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, हमें कौन सा विधि इसमें यूज करना है? ग्राफीय विधि हमें इसमें से यूज करना है। ठीक है, पिछले वाली वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 3.1 देखा था, उसमें हमने केवल बीज गणितीय रूप में उसको दर्शा करके छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा गया था केवल बीज गणितीय रूप में लिखिए, सॉल्व नहीं करना था। ठीक, लेकिन इस प्रश्नावली में कह रहा कि उसको बीज गणितीय रूप में लिखना भी है। ठीक है, और उसको हल किस विधि से करना है? ग्राफीय विधि से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न को हमें काफी ध्यान से, एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना चाहिए, ताकि प्रश्न का जो कथन है वो हमें पहले स्पष्ट हो, बाद में इसके सलूशन को देखा जाएगा। ठीक है, कथन समझ में आना चाहिए। कथन क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लास्ट में कह रहा है कि भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होता है, जिसका मान हमें नहीं पता होता है, उसे हम चर राशि के रूप में मान लेते हैं, x या y। ठीक है, तो हम यहाँ भी मानेंगे कि लड़कियों की संख्या लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या हमने मान लिया कि x है। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो लड़कों की संख्या हो जाएगी y। ठीक है, अब कह रहा है कि टोटल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, मतलब लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन यह है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कि टोटल कितने विद्यार्थी ने भाग लिया? 10 लिया, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, ठीक, तो x + y = 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 10 - y, मतलब y को हम ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ऐसे भी, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से मान लें, यहाँ पर लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या माने हैं? x माने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है? y। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जिधर कम है, ठीक, जिधर की वैल्यू कम होती है उधर जो अधिक कहेगा उसमें हम ऐड कर देंगे। तो लड़कों की संख्या कम है तो इधर हम 4 ऐड कर देंगे, तो लड़कियों की संख्या के बराबर लड़के आ जाएंगे।
ठीक है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न में कह रहा कि अधिक है, प्रश्न में कहा कि अधिक है तो अब तो हम जोड़ेंगे, ठीक। अगर कहेगा कि कम है तो घटाएंगे, ठीक। अगर कहेगा कि गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, तो गुना का मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। उतना गुना, उसमें उतनी संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अधिक है मतलब कि हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए x है, यहाँ हम हो जाएगा ये x और इक्वल टू क्या मिला हमको y प्लस 4। इसको हम जो कहते हैं वैसे ही लिख देंगे। ये मिल गया हमको समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण नंबर 2 मिल गया। काफी आसान प्रश्न है। अब क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले कंडीशन क्या था कि रैखिक समीकरणों के योग बनाइए। देखिए हमें 2 रैखिक समीकरण मिल गए। एक पहला रैखिक समीकरण है x इक्वल टू 10 माइनस वाई, दूसरा है x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो इस तरह से हमें 2 रैखिक समीकरण मिल गए, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जो हमें समीकरण प्राप्त हुए हैं, इन समीकरणों से हमें 2 या 2 से अधिक बिंदु निकालने होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इन्हीं समीकरणों का यूज करके हम बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट समीकरण क्या है, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, यही हमारा पहला समीकरण है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पहले y बराबर 5 रख दें, ठीक है। y बराबर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारी आ गई। देखिए यहाँ पर 10 में से 5 घटाएं कितना बचेगा, 5, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू 5 आ गई। सेकेंड यहाँ पर देखिए, सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड अगर हम यहाँ पर y का मान 4 रख रहे हैं, y का मान 4 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 10 माइनस 4, कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। तीसरा बिंदु हम यहाँ पर रख लेते हैं 3, y बराबर 3 रख लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ पर 10 में से घटा देंगे 3, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम लिखें ऐसे टेबल या चार्ट रूप में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू। हम यहाँ देखिए y की वैल्यू पहले क्या रखे थे, 5 रखे थे, तो x का मान क्या आया था, 5 ही आया था। y का मान कितना रखे थे हम, 4, तो x का मान कितना आया था, 6, y का मान कितना रखे थे, 3, तो x का मान कितना आ गया, 7, ठीक है। ये हमको टेबल के रूप में मिल गया, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में। अच्छा, जब बिंदु के रूप में लिखा जाता है तो सबसे पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। चलिए हम यहाँ लिख सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, 5 है, ठीक। y का मान भी कितना है, 5 है, एक बिंदु हो गया। दूसरा क्या है, x का मान कितना है, 6 है, और y का मान कितना है, 4 है। तीसरा क्या है, तीसरा x का मान 7 है और y का मान यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले वाले समीकरण से 3 बिंदु मिल गया, ठीक है। 3 बिंदु हमको यहाँ पर मिल गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले समीकरण से भी 3 बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण यह है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको हम मिटा सकें। चलिए यहाँ ध्यान दे लीजिए, लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। सेकेंड समीकरण क्या है, सेकेंड समीकरण है x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये है ना, ठीक है। चलिए अब हम इसमें y का मान 1 2 3 रख करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले y का मान 1 रखें, यहाँ देखिए y का मान 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और यहाँ पर धन 4 कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए साथ साथ हम इस टेबल में भी इसको लिखते रहें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये x है और ये y है। y का मान कितना रखे हम, 1, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर y का मान 2 रख रहे हैं, 2, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे हम 2,
तो x बराबर 2 और ये 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना रखें 2, x का मान कितना आ गया 6। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर y का मान 3 रख दें, यहाँ पर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 4, तो 4 3 7, x का मान आ गया हमारा 7। ठीक है, y का मान कितना रखें हम 3, तो x का मान कितना आ गया 7। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे बिंदु के रूप में। ठीक, पहले क्या लिखेंगे x और बाद में y। तो पहला बिंदु क्या है 5 है, y का मान कितना है 1 है, दूसरा क्या है 6 है और y का मान कितना है 2 है, तीसरा क्या है x का मान 7 है, y का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों समीकरणों से 3 बिंदु मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ पर इन्हीं तीनों बिंदुओं से लेकर के रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसको हम बिंदुओं को यहाँ लिख दे रहे हैं। सेकेंड वाले समीकरण से जो भी बिंदु मिला है, पहला बिंदु क्या मिला है 5 और 1 मिला है, दूसरा क्या मिला है 6 और 2 मिला है, तीसरा 7 और 3 मिला है। ठीक है, ये पहले वाले समीकरण से है और ये दूसरे वाले समीकरण से है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि हम बनाते हैं यहाँ पर ग्राफ। ठीक, ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ से ही इसको सॉल्व करने हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा किया ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस हो गया, यह है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश है और ये वाई डैश एक्सिस है, और ये मूल बिंदु हमारा ओरिजिन हो गया पॉइंट 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें देखिए एक्स का मान कितना है 5 है 6 है 7 है, 5 है 6 है 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम एक्स पर कितना जा सकते हैं 7 जा सकते हैं। बराबर बराबर 7 भाग यहाँ पर हम खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, 7 हो गया। अब y पर भी इसी तरह 7 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम समीकरण से जो हमको बिंदु मिला है हम इसको अब इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। पहला क्या है 5 और 5, मतलब x की वैल्यू कितनी है 5 है। तो हम देखिए, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर x की वैल्यू प्लस में आ रही है तो मूल बिंदु से हम दाईं तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर y की वैल्यू हमें प्लस में आ रही है तो हम ऊपर की तरफ प्लस में जाएंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस में आ रही है तो मूल बिंदु से बाएं जाएंगे, अगर y का मान माइनस में आ रहा है तो मूल बिंदु से नीचे जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ गए आप। अब हम यहाँ पर बिंदु को दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए x का मान कितना है 5 है, तो 0 बिंदु से 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 हम ऐसे जाएंगे ऊपर। ठीक है, y का मान कितना है 5, 1 2 3 4 5, ये कहाँ जाएगा ऐसे। अब ये दोनों जहाँ एक दूसरे को कट किए जहाँ मिले वो हमारा हो गया बिंदु। बिंदु क्या मिला हमारा यहाँ पर मिला, ये है 5 और 5 के रूप में। ठीक, दूसरा क्या है 6 और 4 के रूप में, 6 और 4 मतलब x की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर हमें आ गए 6। अब यहाँ से क्या करेंगे हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर y का मान कितना है 4 है, 4 यहाँ पर है, तो 4 को लेकर के हम ऐसे रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा देंगे, ये मिल गया हमारा हमको पॉइंट 6 और 4 कितना मिला 6 और 4 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 7 और 3। x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू प्लस में ऊपर जाएंगे ऐसे। ठीक, जहां ये दूसरे को काटे
वो हमारा हो गया बिंदु, कितना है 7 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा ऐसे खींच देंगे। ठीक है, एक रेखा हमने ऐसे ग्राफ पर खींच दिया। ठीक, दूसरे वाले समीकरण से जो बिंदु मिला है अब उसको हम देखते हैं। दूसरे वाले समीकरण से पहला पॉइंट क्या मिला था 5 + 1, मतलब कि x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू भी प्लस में है। x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो x एक्सिस पर कितना चलेंगे हम 5, 1 2 3 4 5। y की वैल्यू कितनी है 1, मतलब हम जाएंगे ऊपर और ये रहा हमारा 1। ठीक है, ये मिल गया हमको पॉइंट, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, कितना मिला हमको 5 मिला और 1 मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट का 6 और 2 है, तो यहाँ देखिए ये 6 है, ये जाएगा ऊपर और ये हमारा ऐसे 2 है। ठीक, ये यहाँ पर कट गया तो ये भी मिल गया हमको पॉइंट, क्या मिला 6 और 2। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट है 7 3। 7 3 पहले भी था तो 7 3 यही सेम आएगा इसी पे। ठीक है, 7 3। अब क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों तीनों बिंदुओं को मिलाकर ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक है, ऐसे हमने खींच दिया। ठीक, अब ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही क्या है, हम दोनों अक्षों पर इसी से डाल देंगे ऐसे लंब, और यही काम क्या है हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। x पर कितना चले हैं, x पर कितना है 7, y पर कितना है, y पर आ गया हमारा 3। ठीक है, तो हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने x माना था और x का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, लड़कों की संख्या हम क्या माने थे y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, चलिए जरा इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं सवाल के माध्यम से। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर 10 हैं। ठीक है, तो जरा इन दोनों को हम जोड़कर देखें तो 7 + 3 कितना होगा 10 होगा। 7 + 3 कितना होगा 10, मतलब कि यहाँ देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है टोटल, तो ये कंडीशन को हमारा संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये जो आंसर है हमारा सही है। ठीक, आगे फिर दूसरा कंडीशन भी था, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4, मतलब इनके बीच में 4 का अंतर है, या लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो ये आंसर जो हमारा आया 7 और 3, ये दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1 का संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, 46 रुपये है। तो कह रहा है कि एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया हुआ है, पूछ रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का दाम या मूल्य बताइए। तो हमें एक पेंसिल या एक कलम का मूल्य नहीं पता है, तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज है। ठीक है, कलम का भी पूछा है, तो माना एक कलम का मूल्य y रुपीज है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपए मान लिया और एक कलम का मूल्य हम y रुपए मान लिए। ठीक, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो हमें एक पेंसिल का मूल्य पता है x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x रुपीज, प्लस
7 कलमों का कुल, 7, एक कलम का मूल्य हमें पता है वाई रुपीज, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7 वाई रुपीज। और दोनों को ऐड करके कह रहा है कि कुल मूल्य दोनों का है 50 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड कंडीशन क्या है, कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य, तो 7 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज है, तो 7 का हो जाएगा 7x, और प्लस 5 कलमों का तो 5y, और इसके बराबर कुल दोनों का मूल्य कितना है 46 रुपीज है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य, इस पर ध्यान रखना है, कुल का मतलब योग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो 5 पेंसिल के साथ 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया कि एक पेंसिल का मूल्य हमें नहीं पता है, तो हमने उसको मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य कितनी रुपीज है, x रुपीज है। उसके बाद करा कि एक कलम, तो एक कलम का मूल्य हमने मान लिया y रुपए है। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x रुपीज। ठीक है, 7 कलमों और 5 पेंसिल, तो यहाँ देखिए एक कलम का मूल्य हमने माना है y रुपीज, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y रुपीज। ठीक है, और दोनों को जोड़ के कह रहा है कि कुल मूल्य इन दोनों कलमों का मूल्य कितना है 50 रुपए है, तो ये 50 रुपए हो गया। ठीक है, आगे कह रहा कि जबकि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज, तो 7 का हो जाएगा 7x रुपीज। ठीक है, और 5 कलमों का, एक कलम का मूल्य y रुपीज, तो 5 कलमों का हो गया 5y रुपीज का कुल मूल्य। कुल का मतलब होता है दोनों का ऐड, योग। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 46 रुपीज। ठीक है, ये हमें मिल गया 2 समीकरण युग्म। अब हम इन दोनों समीकरणों का यूज करके ग्राफ पर दर्शाने के लिए बिंदु प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस 7y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। दोनों में से किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम 7y को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये बचेगा यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। अब यहाँ देखिए ये जो प्लस था, ये प्लस 7y था, इसको हमने ट्रांसफर किया राइट साइड में, तो प्लस का हो गया माइनस 7y। ठीक है, अब x इक्वल टू 50 माइनस 7y, और यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इधर होगा तो ट्रांसफर होगा तो यह आ जाएगा डिवाइड के रूप में। ठीक, ये मिल गया हमको बिंदु प्राप्त करने का सिंपल सा फार्मूला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान, ऐसा y का मान रखेंगे कि 50 में से इसको माइनस करने पर 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 5 से डिवाइड होने का कंडीशन क्या है, या तो 5 आना चाहिए, या 10 आना चाहिए, या 15 आना चाहिए, 20, 25, 30, 35, मतलब जो संख्याएं 5 से कट सकती हैं केवल वही संख्याएं ऊपर हमको आनी चाहिए। ऐसा हम y का मान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ हमने बना लिया टेबल हम यहाँ बना ले रहे हैं। ठीक है, टोटल 3 हम लोग बिंदु यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ x है और यहाँ पर y है। ठीक है, दिख रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर y का मान रख दिया 5, y की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया 5 यहाँ पर। चलिए तो निकालते हैं x की वैल्यू। ये देखिए 50 माइनस ये 7 है, और 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, डिवाइडेड बाई 5। ठीक, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ देखिए ये है 50 माइनस 7 5 जो 35 और डिवाइडेड बाई 5, तो 50 माइनस 35 करेंगे तो ये होगा हमारा 15/5, 5 3 जा 15। देखिए ये टोटल डिवाइड हो गया, तो हमें ऐसे ही वैल्यू आगे रखनी है। ठीक है, हमने क्या किया, y बराबर रखा 5, तो यहाँ हमने y की वैल्यू रख दी 5। जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखी थी, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 3 आया, तो हम यहाँ पर 3 कर लिए। ठीक है,
एक आप लोगों को समझ में आएगा, आ गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए, अब ऐसा दूसरा कोई पॉइंट हम यहाँ पर रखेंगे ताकि इस 7 से मल्टीप्लाई करें और 50 में से माइनस करें तो 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम रख सकते हैं यहाँ पर 0, ठीक है, 0 रख के देखते हैं। देखिए अगर हमने y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी तो कितना आएगा, x इक्वल टू 50 माइनस 7 और इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। ये देखिए ये होगा हमारा 50 और माइनस ये देखिए 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो टोटल 0, ठीक, तो काम खत्म इसका। और डिवाइडेड बाई 5 कितने बार डिवाइड होगा, 5 10 जा 50, ठीक है, 5 दाएं 50 होता है। तो हमने यहाँ पर y का मान कितना रखा है, 0 रखा, ठीक है। जब हमने यहाँ पर y का मान 0 रखा था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, तो यहाँ पर हमने रख दिया 10, ठीक है। अब यदि यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 10 रख रहे हैं, मान चलिए 10 रख रहे हैं, तो 10 रखेंगे तो 10 सत्ते 70 होगा और 70 में से 50 कटेगा 20, जो 20 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट प्राप्त करने के लिए y की वैल्यू यहाँ पर हमने 10 रख दिया, ठीक। 10 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, समीकरण हमारा है x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक है। तो x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 5, ठीक। ये हो गया हमारा 50 माइनस 7 10 जा 70 और डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या 70 है, छोटी संख्या 50 है, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही हम आंसर में लगा देते हैं। तो सीधे सीधे हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस, और 70 में से घटाएंगे जब 50 तो ये बचेगा हमारा 20 और डिवाइडेड बाई 5, तो या 5 4 जा 20, ये आ गया हमारा आंसर -4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, ठीक है, मतलब टोटल डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने y की वैल्यू कितना रखी थी, 10, तो यहाँ हमने रख दिया यहाँ पर 10, तो x की वैल्यू कितना आ गई, -4 आ गई, ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, बिंदु के रूप में कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए बिंदु के रूप में हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं, ठीक। समीकरण क्या हमारा है, समीकरण हमारा फर्स्ट वाला है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। इनसे हमें बिंदु क्या क्या मिला, इनसे पहला बिंदु मिला हमारा, देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जब बिंदु हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमको या फर्स्ट बिंदु हमको क्या मिला, पहला है x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 3 आया, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो हमने यहाँ पर रखा 10 और y की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। सेकेंड थर्ड पॉइंट हमको क्या मिला, थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो ये आ गया हमारा -4 और y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ हमने रख दिया 10, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 पॉइंट पहले वाले समीकरण से, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन काफी लंबा है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब सेकेंड वाले समीकरण में जैसे हमने इस फर्स्ट वाले समीकरण से 3 बिंदु हमने फाइंड किया, 3 पॉइंट फाइंड किया, इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन से भी 3 पॉइंट को फाइंड करेंगे और उसके बाद ग्राफ में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, दर्शा देंगे, और जिसके बाद हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। तो अगर हम 7x को यहाँ छोड़ दें और 5y की माइनस करें तो 46 माइनस 5y होगा, ठीक है। और अगर हम x को छोड़ें तो ये हो जाएगा 46 माइनस 5y, और यहाँ देखिए 7 प्लस मल्टीप्लाई में था, जब ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये हमको मिल गया सरल समीकरण। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले हम ऐसा कोई नंबर्स इसमें हम रखेंगे y की जगह पर ताकि 5 से मल्टीप्लाई करें तो 46 में से माइनस करने के बाद वो 7 से डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पर हम -2 रख कर देखें,
ठीक है। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू -2 रख कर देखें तो -2 और -5, तो 5 2 जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्लस टोटल, तो ये 46 और प्लस 10 करेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 8 जब 56 होता है। चलिए तो रखते हैं, फर्स्ट हमने यहाँ पर रखा y की वैल्यू -2, ठीक। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू 46 -5 और मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 7। x इक्वल टू यहाँ देखिए 46 माइनस, ये देखिए माइनस है, ये माइनस माइनस में मिलकर दोनों हो गया प्लस 5 2 जा 10 और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 46 प्लस 10 जोड़ेंगे कितना होगा 56 और डिवाइडेड बाई 7। अब जब हम 56 में 7 से भाग करेंगे तो ये डिवाइड होगा 8 बार में, 8 बार में, 8 से होता है 56, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या रखा था, हमने यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी, -2 रखी, ठीक। तो चलिए इसको हम टेबल ग्रुप में यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं। टेबल ग्रुप में टेबल हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू लिखी जाएगी और नीचे y की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पुट किया था, यहाँ पर हमने लिखा कितना y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। अब सेकंड आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखें, यहाँ देखिए +5 रखें तो 5 5 कितना होगा 25, 5 5 होता है 25 और 46 में से जब हम 25 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा, ये 46 है तो 46 6 और इसके 6 इसका हो गया और 10 और 5 15 15 और 6 कितना होगा 31, जो 31 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 रख सकते हैं। चलिए y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 -5 और मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा 46 -5 5 जा 25 और डिवाइडेड बाई 7। x इक्वल टू 46 में से माइनस करेंगे 25 तो ये हमारा रिमेन होगा 21 और डिवाइडेड बाई 7, ये 7 3 आ जाएगा 21 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू कितनी लिखी थी 5, तो हमारा x कितना आया 3 आ गया, ठीक, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट हम निकालते हैं, थर्ड पॉइंट, ठीक। थर्ड पॉइंट निकालने के लिए अगर देखिए 6 रख रहे हैं तो नहीं, 6 रखेंगे तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 10 रखें, 10 × 5 = 50 होता है, 50 में से 46 घटाएंगे तो नहीं कटेगा 7 से। 11 रखेंगे तो 11 × 5 = 55, 55 में से 6 घटाएंगे तो ये तो भी नहीं कटेगा ये। और रख रहे हैं 12, 12 × 5 = 60 होता है, 60 में से अगर हम घटा रहे हैं 46 तो ये हमको 14 प्राप्त हो जाएगा, जो 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 46 माइनस 12 5 × 12 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 46 - 5 12 जा होता है 60 और डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 46, ये देखिए माइनस ये जो 60 है ये बड़ी संख्या है, इसके सामने माइनस लगा हुआ है तो हम लगा लेंगे ऐसे माइनस, और 60 में से जब 46 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 14 और नीचे है 7, तो 7 गुना होता है 14, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई -2 आ गई, ठीक। तो हमको इस तरह से 3 बिंदु मिल गया। y की वैल्यू कितनी रखी हमने 12 रखी, तो हमें x का मान कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इस समीकरण से बिंदु निकाल लेते हैं। हमारा समीकरण सेकंड वाला यह है, सेकंड समीकरण है 7x + 5y = ये 46, ठीक। इससे हमने 3 बिंदु क्या निकाला, फर्स्ट निकला यहाँ पर देखिए 8 - 2 आया, सेकंड वाला है 3 5, थर्ड है -2 और 12, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम ग्राफ बनाएं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन बिंदुओं को लेकर के ग्राफ पर इस क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे ग्राफ
दो तलों में बना लिया, सॉरी दो रेखाओं वाले, एक हमारा एक्स एक्सिस है और दूसरा हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, दो एक्सिस लेकर हमने ये ग्राफ खींच लिया है। अब हम इस पर इन दोनों समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं को लिखेंगे। ठीक है, पुट करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट समीकरण से। फर्स्ट समीकरण ये था हमारा, इससे हमें कौन कौन से पॉइंट मिले थे। फर्स्ट पॉइंट मिला हमारा 3 और 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, इस पर 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट 3 है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम इस एक्स एक्सिस पर 3 तक जाएंगे, 3 पॉइंट तक। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3, ये 3 पर आ गए हम। ठीक है, उसके बाद देखिए y की वैल्यू कितनी है, 5 है। y की वैल्यू 5 है मतलब +5 है, तो हम +5 के किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे 1 2 3 4 5, ये जा रहा। हमने क्या किया कि इसको ऐसे बढ़ा लिया डॉट डॉट करके और ऐसे हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारा है, यहाँ देखिए 3 है, तो ये 3 हो गया और ये y पे कितना गए हम, 5, तो यहाँ हो गया हमारा 5। ठीक है, अब हम इस डॉट लाइन को ऐसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया 3 5 पॉइंट। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है 10 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 10 है। x की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ देखिए x पर जाएंगे हम 10, यहाँ देखिए 10 हो गया और y पर कितनी वैल्यू हमारी 0 है, मतलब यही पॉइंट हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया। ठीक है, कितना मिला हमको, 10 और 0। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या हमारा, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि -4 और 10 है। -4 के लिए हम आएंगे किधर, x अक्ष से, सॉरी इस मूल बिंदु से बाएं। तो यहाँ पर आते हैं 1 -1, यह है -2 -3 और ये -4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम आए और हमको जाना कहाँ है, अब y अक्ष पर +10 दिया हुआ है तो ऊपर जाना हुआ है। तो हम यहाँ देखिए ये प्लस है, हम ऐसे इसको खींच लिए और इसको ऐसे हम इस पर लंब डाल दिए। ठीक है, ये हमको मिल गया ऐसे पॉइंट। थोड़ा सीधा खींचा जाए, सीधा लाइन नहीं है। ठीक है, स्केल मेरे पास नहीं है फिलहाल, आप लोग स्केल से खींचिएगा। ठीक है, हमने ऐसे इसको डॉट 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 करके मिला दिया। ठीक, और ये हमने ऐसे इसको मिला दिया। ठीक है, अब ये दोनों जहां एक दूसरे को काटे, सॉरी ये यहाँ पर आ रहा है ऐसे। ठीक, ये जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यही पॉइंट हमारा है -4 और +10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन बिंदुओं को लेकर के हम ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट को लेकर के हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे इस पर जा रहा है। ठीक है, आप लोग सीधी लाइन खींचेगा स्केल लगा करके। वैसे ग्राफ में, ग्राफ की एक कॉपी आती है, आप लोग उस ग्राफ की कॉपी को लेकर ही अपना ये ग्राफ वाला प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इस ये जो हमें ये जो सरल रेखा प्राप्त हुई, ये किस ग्राफ किस समीकरण से है, ये है 5x + 7y = 50। ठीक है, हमने इस पर इसको पुट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन क्या था, 7x + 5y = 46। इसके यहाँ पर 3 बिंदु हमको मिले हुए हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कह रहा है कि 8 - 2। ठीक है, तो 8 का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू +8 में दिया हुआ है, तो हम जाएंगे कहाँ पर, मूल बिंदु से दाहिने तरफ। यहाँ देखिए 8 है और y की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये हो गया -1, ये हो गया -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसे नीचे। ठीक, और इसको हम ऐसे ले आकर रखें, डॉट 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 करते हुए ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया 8 - 2, 8 - 2। अब इसका हम नाम दे देते हैं 8 - 2। ठीक है, ये हमें पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा 3 5। ठीक, तो 3 5 पहले से भी पुट हुआ है, तो यहीं पर दूसरा बिंदु भी हमको मिल गया 3 5। ठीक, अब देखिए तीसरे बिंदु की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बिंदु हमारी सेम हो गई। ठीक, तो अब इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे खींच देंगे।
ठीक है। अब देखिए ये एक दूसरे को कहाँ काटे हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 और 5 पॉइंट पर काटे हैं। ठीक, तो पहले क्या है, पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होता है x की वैल्यू, और उसके बाद क्या होती है y की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई कितनी 5। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का प्रश्न है। ठीक, ग्राफ में दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं वही पॉइंट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करा कि 5 पेंसिल, देखिए पेंसिल की संख्या कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3 प्लस यहाँ कितना है 7 और y की वैल्यू कितनी आई 5, तो ये हो गया हमारा 7 और इंटू 5, दोनों जोड़ देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 5 3 जा 15 और प्लस 7 5 जा 35, दोनों को ऐड कर दिए कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, ये प्रूफ हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल का मूल्य कितना 3 है, तो 7x प्लस 5 मतलब 5 कलमों का, तो कलम का मूल्य कितना y, तो 5 इंटू 5। ठीक, और सॉरी यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा नहीं 5 इंटू 3, तो 7 3 होता है 21 और प्लस 5 बचे होता है 25, तो 25 और 21 कितना होगा 46 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 46 था, यहाँ पर ये 46 हो गया और यहाँ पर कितनी आ गया 50 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बदल गया, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसके रूल को देख लेते हैं। ठीक, कि आखिर ये रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, समांतर कब करती हैं और ये समपाती कब होती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में हमको केवल यही 3 बातें पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके रूल्स को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसके पहले हम रूल्स को देखते हैं ताकि इस प्रश्न को हम अच्छे तरीके से समझ सकें और इसके आंसर को हम ला सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म के अनुपात, यहाँ देखिए 2 रैखिक समीकरण मिलेंगे, उनके हम अनुपात निकालेंगे और ग्राफीय निरूपण देखेंगे और बीजगणितीय निरूपण देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2 रैखिक समीकरण हमने युग्म लिया, पहला लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पहला रैखिक समीकरण है, फर्स्ट रैखिक समीकरण। ठीक है, सेकेंड हमने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ये हो गया हमारा सेकेंड रैखिक का समीकरण। ये दोनों क्या हो गए रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है, अब इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों के अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, अनुपात निकालते हैं। फर्स्ट अनुपात देखते हैं, तो लिखा है कि A1/A2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा B1/B2। ठीक है, इसको डालते हैं, अनुपात लिखते हैं यहाँ पर। अनुपात क्या बन रहा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, ये मिल गया हमारे अनुपात। ठीक है, तो अनुपातों की तुलना करके देख लेते हैं। अनुपातों की तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद ग्राफीय निरूपण क्या होता है और बीजगणितीय निरूपण के रूप में इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो अगर हम लिखें अनुपातों की तुलना, यहाँ हम लिख रहे हैं फर्स्ट में अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। ठीक है, अनुपातों की हम तुलना कर रहे हैं,
ठीक, अनुपातों की जब तुलना करेंगे तो इसका ग्राफीय निरूपण में इसका मतलब क्या होगा और बीजगणितीय निरूपण में इसका मतलब क्या होगा। पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मान लीजिए कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि जो हमको समीकरण ये जो मिला हुआ है, दो समीकरण को मिले हुए हैं, अगर a1 और अपान a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण में हमारा आंसर आएगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई दिखेंगी। ठीक है, जब हम ग्राफ पर दर्शाएंगे इन दोनों रेखाओं को लेकर के, समीकरणों को लेकर के जब रेखा खींचेंगे, तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये कंडीशन हमको मिल रहा है, तो ग्राफ पर दर्शाते समय हमें एक प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, और बीजगणितीय में इसका केवल एक हल प्राप्त होगा। अगर बीजगणित रूप में इसको हल करेंगे तो इसका केवल एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है संगत रैखिक युग्म, इसको बोलते हैं संगत रैखिक युग्म। अभी आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें संगत असंगत भी पूछ सकता है, इसलिए हम साथ साथ सबको एक साथ लिखते चल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये दोनों अनुपात बराबर है c1/c2 के। ठीक है, अगर ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, जब ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होंगे तो ये कहलाएगी ग्राफीय निरूपण जब करेंगे तो इस पर हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी इसको हम कहेंगे संपाती रेखा। क्या मिलेगी हमको, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती है कि जब कई सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, ठीक, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम बोलते हैं संपातीय रेखा। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ पर सभी के सभी बिंदु हमें एक ही सरल रेखा पर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हमको मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, ठीक, तो ग्राफ पर जब हम खींचेंगे तो हमें एक संपाती रेखा इस ढंग से प्राप्त होगी। ठीक है, अब जब बीजगणितीय में रूप में जब इसको हल करेंगे, ठीक, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। ठीक, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और ये होता है हमारा असंगत। ठीक है, ये होता है असंगत रैखिक समीकरण, असंगत रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हम संगत और असंगत एक साथ लिखते चल रहे हैं, आगे आने वाले प्रश्नों में संगत असंगत के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है c1/c2 के, c1/c2 के, ठीक, तो ये रेखाएं ग्राफ पर हमें समांतर मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, समांतर रेखाएं हमको प्राप्त होंगी। ठीक, ये जो दो समीकरण हमको मिले हैं, जब इन दोनों समीकरणों से हम ये कंडीशन हमको प्राप्त होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, अगर ये कंडीशन मिल रही है तो ग्राफ पर दर्शाते समय हमें दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, और बीजगणित के रूप में जब हल करेंगे इसके, तो इसके कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं संगत या असंगत की। तो ये रेखाएं संगत होंगी बट आश्रित होंगी, आश्रित संगत कहलाएंगी, आश्रित संगत रेखा युग्म कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है।
फिर से देख लेते हैं। अगर हमें दो रैखिक समीकरण युग्म मिले हुए हों, दो रैखिक समीकरण मिले हुए हैं, अगर इनके अनुपातों की हम तुलना करें तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है, ये अनुपात हमको मिला है। इस पर तीन तरह से सवाल बन सकते हैं, ठीक है, तीन प्रकार से इसकी संभावनाएं हो सकती है अनुपातों को लेकर के। पहला संभावना है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ग्राफीय निरूपण में हमें प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा प्राप्त होगी, ठीक। और बीजगणित रूप में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका केवल एक हल प्राप्त होगा और इसको बोला जाता है अद्वितीय हल। इसको बोला जाता है अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक। और इसी को संगत रैखिक युग्म भी बोला जाता है, ठीक है। अगला कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के, ठीक, तो ग्राफ पर दर्शाते समय हमें एक संपाती रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और अगर बीजगणित रूप में इसको सॉल्व करेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे और ये असंगत रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हमें ग्राफ पर एक समांतर रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। और इसका बीजगणितीय रूप में कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा और ये आश्रित संगत रेखा युग्म को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे, अब इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन को लिख सकें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 5x - 4y + 8 = 0, ये फर्स्ट है इक्वेशन। सेकंड है 7x + 6y - 9 = 0, ठीक। अब क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों रैखिक समीकरणों से इनके a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान की तुलना कर लेंगे, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पर है a1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 5, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर -4, c1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर +8, ठीक। यहाँ पे देखिए a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की वैल्यू कितनी है -9, c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, ठीक। अब हम इसके अनुपात निकाल देते हैं। अनुपात कैसे निकालेंगे? अनुपात निकालने के लिए हम लिखेंगे a1/a2, ठीक है। तो a1/a2 पहले लिख लेते हैं। यहाँ देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक, ये हो गया 5/7। सेकंड है b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है -4, b2 की वैल्यू कितनी है -6, सॉरी यहाँ पर 6 है, b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b2 की वैल्यू यहाँ पर +6 है, +6, ठीक, तो ये हो जाएगी +6। अब देखिए अगर हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लागू करें, फर्स्ट यहाँ पर देखिए a1/a2, यहाँ पर लिखे हम b1/b2, ठीक। तो a1 की वैल्यू कितनी है 5/7 और यह b2 की है -4/6, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हमने क्या बताया था कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये ग्राफ पर रेखाएं एक बार प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रतिच्छेद करती हैं। इसका आंसर आएगा प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है सेकंड नंबर 9x + 3y + 12 = 0। सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है 18x + 6y + 24 = 0, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। अब हम इसके अचर पदों की तुलना कर लेते हैं। अचर पद क्या है, यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 9, b1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3, c1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 12,
ठीक। अच्छा हम यहाँ से तुलना किसी कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग, ये हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे हम इसको तुलना कर रहे हैं। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड वाले से, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले समीकरण से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाले समीकरण से a1 b1 और c1 की वैल्यू। अब हम सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। क्या करना है, a2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है 18, b2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 6 और c2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 24, ठीक है। अब इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। अनुपात के रूप में जब लिखेंगे तो a1 अपान a2, a1 की वैल्यू कितनी है 9, a2 की वैल्यू कितनी है 18, डिवाइड कर देंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया 1/2, ठीक है। सेकेंड क्या हमारा आया, ये तो फर्स्ट अनुपात है। सेकेंड क्या है b1 अपान b2, b1 की वैल्यू कितनी है 3 है, b2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आया 1/2। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है c1 अपान c2 इक्वल टू, ये हुआ, ये देखिए c1 की वैल्यू 12 है और c2 की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 12 एकम 12, 12 गुना के 24, ये आ गया 1/2, ठीक। यहाँ देखिए ध्यान से, अब देखिए a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, तीनों को अगर हम लिखें कि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, ठीक। अगर हम ऐसे देखें तो a1 अपान a2 की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई, b1 अपान b2 की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई, c1 अपान c2 की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई। तो यहाँ देखिए 1/2 1/2 1/2, ये सभी के सभी अनुपात क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो बराबर हैं, तो हमने क्या बताया था कि यदि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के और ये दोनों बराबर हो c1 अपान c2 के, ठीक। अगर ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो तो रेखाएं कैसी मिलती है हमको, समपाती मिलती है। रेखा कैसी मिलती है हमको, समपाती, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों अनुपात क्या हैं, बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक। a1 अपान a2 की वैल्यू है 1/2, b1 अपान b2 की वैल्यू भी है 1/2, c1 अपान c2 की वैल्यू है 1/2, यानी कि तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो ये हमारे सेकेंड रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये रेखाएं ग्राफ पर जब हम दर्शाएंगे तो हमको समपाती रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब हम क्या कर लेते हैं कि द्विघात रैखिक समीकरण युग्म से इसकी कर लेते हैं तुलना, ठीक है। तो यहाँ देखिए a1 अपान a1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर दिया हुआ 6, b1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, c1 की वैल्यू कितना दिया हुआ पर 10 दिया हुआ है, ठीक। a2 की वैल्यू कितना यहाँ पर 2 है, b2 की वैल्यू यहाँ देखिए इसका गुणांक 1 नहीं है तो कुछ नहीं है तो मतलब -1 है, ठीक। माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9। अब इसको हम लिखेंगे अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ देखिए लिखेंगे a1 अपान a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 6 है, a2 की वैल्यू कितनी है a2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करें 2 3 जा 6, ठीक है। 3 वैल्यू आया a1 अपान a2 की। अगर हम सेकेंड की बात करें b1 अपान b2 की, तो b1 की वैल्यू यहाँ -3 है और b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -1 है, माइनस कट गया, 1 3 जा 3, ये भी हमारा 3 आया। अब चेक करते हैं थर्ड का c1 अपान c2, c1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10 है और c2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 9, ठीक है।
ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, ये 2 से होगा, लेकिन अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये इतना ही आएगा। ठीक, अब इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अनुपात रूप में A1/A2 और B1/B2, C1/C2। ठीक, तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आई 3, B1/B2 की वैल्यू कितनी आई 3, C1/C2 की वैल्यू आ गई हमारी 10/9। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन ये वैल्यू क्या है सेम नहीं है। तो ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, हमको ये अनुपात प्राप्त हुआ। तो हमने क्या बताया था कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन ये दोनों अनुपात बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो ग्राफ पर हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं? कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, ये इन दोनों समीकरणों को जब हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो हमें एक समांतर रेखा, 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक।